चलो मोशन इन प्लेन के नेक्स्ट एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8th क्वेश्चन, 3 girls skating on a circular ice ground of radius 200 meter start from a point P on the edge। यहाँ पर इस पॉइंट से स्टार्ट कर रही है वो, बराबर, और reach a point Q on the diametrically opposite to P following different paths as shown in figure 3.19। अभी यहाँ पर ये जो डायग्राम है उसके लिए what is the magnitude of the displacement vector for each for which girl is this equal to actual length of the path of skate। मतलब पाथ लेंथ और जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम किस में होंगे। तो देखो यहाँ पर अलग अलग गर्ल्स है ना, 3 गर्ल्स यहाँ पर उनके लिए पाथ बताया हुआ है। एक है ए, फिर बी, और इसके लिए आप सी समझ लो, बराबर। ए, बी एंड सी तीनों के लिए एक है वो इस रास्ते पे जाती है स्केट करते हुए, एक सीधे रास्ते से जाती है, और एक जो है वो ये रास्ता प्रेफर करते हुए जाती है, गर्ल ए, गर्ल बी एंड गर्ल सी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये जितना हर एक तीनों की तीनों लड़कियां शुरू पी से कर रही है और क्यू तक पहुंच रही है, बराबर। तो इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन तीनों के लिए सेम, बराबर। तो क्या सेम आया तीनों के लिए? डिस्प्लेसमेंट सेम आया, बराबर। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो तीनों के लिए वो सेम आया। तो डिस्प्लेसमेंट इज सेम फॉर ऑल 3 गर्ल्स। डिस्प्लेसमेंट फॉर all 3 girls इक्वल्स टू पी क्यू, बराबर। उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आ गया। अब पाथ लेंथ ए के लिए कितनी है? इतनी, बी के लिए इतनी, और सी के लिए इतनी। तो पाथ लेंथ सी के लिए सबसे ज्यादा आई, ए के लिए उससे कम, और बी के लिए सबसे कम। किसके लिए पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट तीनों सेम है? दोनों सेम है, गर्ल बी के लिए, बराबर। पाथ लेंथ फॉर ए इक्वल्स टू या तो इज ग्रेट लेस देन और ए जो है वो कुछ ये रास्ता पी ए क्यू हो गया। वैसे ही पाथ लेंथ फॉर बी इक्वल्स टू पी बी क्यू एंड पाथ लेंथ फॉर सी इक्वल्स टू पी सी क्यू, वेयर पी सी क्यू इज ग्रेटर देन पी ए क्यू is greater than PBQ and PBQ is equals to the distance PQ. So path length and displacement is same for girl B. Path length and displacement are same for गर्ल बी। ठीक है, आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A cyclist starts from the center O of a circular park of radius 1 kilometer, reaches the edge P of the park, then cycle along the circumference and returns to the center QO as shown in figure. If the round trip takes 10 minutes, what is the net displacement? नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है एंड एवरेज वेलोसिटी ये फाइंड करनी है, और एवरेज स्पीड भी फाइंड करनी है, एवरेज स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट। इतनी चीजें फाइंड करनी है। तो अभी हमारे पास जो साइक्लिस्ट है उसका पाथ ये दिखाया है, ही स्टार्ट्स फ्रॉम ओ, रीचेस टू पी, देन रीचेस टू क्यू एंड रिटर्न्स बैक टू ओ, बराबर। तो ऐसे करके वो ऐसे यहाँ पर गया साइक्लिस्ट। ठीक है, फर्स्ट चीज क्या फाइंड करनी है? नेट डिस्प्लेसमेंट। उसने शुरू कहां से किया? ओ से, पहुंचा कहां पर? ओ पे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। तो ए का आंसर आ गया नेट डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 0। नेट डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू
0. रीजन क्या? बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम. सेकंड, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? तो एवरेज वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट तो अभी कितना आया? 0. तो 0 अपॉन टी इक्वल्स टू 0, बराबर 0 मीटर पर सेकंड. ये सेकंड का आंसर. थर्ड, सी, एवरेज स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट. तो स्पीड फाइंड करने के लिए हमें चाहिए पाथ लेंथ अपॉन टाइम. पाथ लेंथ या तो डिस्टेंस अपॉन टाइम. पाथ लेंथ कितनी? तो देखो ये रेडियस है ना, वो 1 किलोमीटर की है. तो यहां तक का डिस्टेंस हो गया 1 किलोमीटर, ये वाला डिस्टेंस हो गया 1 किलोमीटर, और ये जो आर्क है वो डिस्टेंस उतना फाइंड करना है. तो पाथ लेंथ इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस दिस आर्क. ये आर्क जो है वो कितना हो गया? तो एंगल इक्वल्स टू, देखो ये फॉर्मूला होता है एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस. तो आर्क की लेंथ फाइंड करनी है तो एंगल इंटू रेडियस करना पड़ेगा. ये एंगल कितना है? 90. जब भी आपको इस फॉर्मूला के अंदर पुट करना हो तब एंगल रेडियन में होना जरूरी है. तो 90 मतलब रेडियन में कितना हुआ? π/2, बराबर. तो π/2 इंटू आर करना पड़ेगा. π/2 इंटू आर. रेडियस कितनी है? अगेन 1 अपॉन टाइम. टाइम कितना लगा इसको? टेक्स 10 मिनट. 10 मिनट अगर ये सारा पूरा किलोमीटर में है तो मैं इसको आर में कन्वर्ट करूं तो किलोमीटर पर आर प्रॉपर यूनिट रहेगा ना, इसलिए मैं इसको आर में कन्वर्ट कर रही हूं. तो डिवाइडेड बाय 60 कर दिया. यू कैन ऑल्सो राइट इट इन किलोमीटर पर मिनट, बराबर. चेंज ना करना हो तो भी चलेगा, बस इसके ऊपर से आंसर आ जाएगा. तो ये वैल्यूज जब आप पुट करोगे पाई की वैल्यू और वो, तब आपका आंसर आएगा 21.47, 21.47 या 43 किलोमीटर पर आवर. कैलकुलेशन से आंसर इतना आया. क्लियर है ना? इसके बदले कोई और एंगल भी होता ना तो आपको वो एंगल लिखना है यहाँ पर रेडियन में कन्वर्ट करके और इनटू रेडियस. ठीक है. इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे कि ये जो डिस्टेंस, ये आर्क है वो पूरे 2 पाई आर का फोर्थ पार्ट है. 2 पाई आर का फोर्थ पार्ट. तो फोर्थ पार्ट मतलब क्या हुआ? पाई, ये कट हो गया तो यहाँ पर 2 बचा. π/2 इंटू आर, वही चीज आई π/2 इंटू आर. ठीक है ना? तो आप ये रीजन में यहाँ पर याद करने के लिए खाली लिख देना कि एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, बराबर ना? ओके. और याद रखना एंगल हमेशा रेडियन में होना चाहिए. नेक्स्ट 3.10. On an open ground, a motorist follows a track that turns to his left by an angle of 60 degree after every 500 meters starting from a given turn. Specify the displacement of the motorist at the third, sixth, eighth turn. Compare the magnitude of the displacement with the total path length covered by the motorist in each case. देखो अब यहाँ पर हमें ट्रैक जो है ना वो कैसा बन रहा है वो कुछ दिया नहीं है, बट उसके बदले किस तरह से जा रहा होगा वो खाली आपको थोड़ा सा हिंट दे दी. वो थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद 500 मीटर के बाद 60 डिग्री के टर्न पे चला जाएगा. ये 500 मीटर स्ट्रेट चला, फिर 60 डिग्री, बराबर. फिर 500 मीटर जाएगा अगेन उस डायरेक्शन से 60 डिग्री. तो वैसे अगर मैं देखने जाऊं तो इसका पाथ जो है ना वो कुछ ऐसे बन रहा है. पाथ है वो इस तरह से, ये मान लो कि यहां से स्टार्ट किया, बराबर. स्टार्ट करते हुए ये यहाँ पर, स्टार्ट करते हुए ये यहाँ पर गया, बराबर. अब आ गया 60 डिग्री पे, 500 मीटर हो गया, 500 मीटर ले लिया. 500 मीटर के बाद टर्न लेना पड़ेगा. तो इस पोजीशन से 60 डिग्री,
तो यहाँ पर ये ऐसे आ गया। अगेन 500 मीटर के बाद वो इस डायरेक्शन के साथ फिर से 500 मीटर आगे चलेगा 60 डिग्री टर्न लेके, बराबर 60 डिग्री फिर से टर्न लेगा 60 डिग्री पे और 500 जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो ये ऐसे चलते 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 एक हेक्सागोनल ट्रैक है उसके ऊपर ये ट्रैवल कर रहा होगा, बराबर 500 500 500 500 500 ऐसे चल रहा होगा। तो मैं यहाँ पर कौन कौन से नंबर के टर्न्स है ना वो लिख दूंगी। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये शुरू यहां से किया, बराबर ना, ये स्टार्टिंग पोजीशन है। उसके बाद वो यहाँ पर इसने पहली बार टर्न लिया तो ये फर्स्ट टर्न हुआ। फिर यहाँ पर पहुंचने के बाद दूसरी बार टर्न लिया तो ये सेकंड टर्न हुआ। ये तीसरा टर्न, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर अगेन यहाँ पर आया फिर से वो टर्न लेगा तो ये सिक्स्थ, फिर ये सेवेंथ, फिर से टर्न लेगा तो ये एट्थ। हमें 8 टर्न तक पूछा हुआ है, बराबर ना। थर्ड टर्न पे, सिक्स्थ टर्न पे एंड एट्थ टर्न पे पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट ये फाइंड करना है। तो थर्ड टर्न मतलब यहां पर आया, इनिशियल पोजीशन कौन सी है, ये वाली है, बराबर। ये कौन सी पोजीशन, इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट हो गया। पहुंचा यहाँ पर 3 पर। तो फॉर थर्ड टर्न, सबसे पहले थर्ड टर्न के लिए ले लेते हैं। तो फॉर थर्ड टर्न पाथ लेंथ इक्वल्स टू, पाथ लेंथ कितनी होगी बताओ तो। ये स्ट्रेट गया 500, फिर से स्ट्रेट गया कितना 500, फिर से स्ट्रेट गया 500। तो पाथ लेंथ में तो हमें क्या करना होता है, जो भी डिस्टेंस होता है उसको ऐड ही करना है। तो 500 500 500 3 टाइम्स हुआ तो 3 टाइम्स इंटू 500 ये हो गया 1500 मीटर पाथ लेंथ आई। अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। ये जोड़ दिया तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 6 3 के बीच का डिस्टेंस, बराबर डायरेक्ट डिस्टेंस जो 6 to 3 का डिस्टेंस है वो। आप इसको नाम भी दे सकते हो ABCD, ठीक है। तो वो नाम भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। अब क्या आपको यहाँ पर तो मैंने एकदम रेगुलर हेक्सागोन ड्रॉ नहीं किया है, बट इतने से पोर्शन को मैं अलग से आपको ड्रॉ करके दिखाऊं ना तो ये चीज क्या बन रही है पता है, ये एक स्ट्रेट लाइन बनी, उसके सामने ये भी, ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, ये पैरेलल है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, मतलब ये ट्रेपेजियम बना, बराबर। इतना ये क्या बना, ट्रेपेजियम बना, जिसमें से ये दोनों साइड्स है ना वो है 500 500 मीटर की, और ये वाली साइड भी तो 500 है, ये भी 500। तो इसका जब भी ये ऐसे बन रहा होगा और आप देखना चाहो तो रूल के हिसाब से ये बन गया आपका इतना सा बीच का पोर्शन 500, और यहाँ पर 30 30 का एंगल बन रहा होगा जिसकी वजह से ये पार्ट है ना वो आ गया 250 और ये भी 250। आप ट्रिग्नोमेट्री लगा के ये चीज देख सकते हो, बराबर। या तो फिर आप सीधा ही जो इसका रूल है वो समझ सकते हो कि ये 500 है ना तो ये उससे डबल हो जाएगा जब ऐसी सिचुएशन है तब, बराबर। तो ये 500 तो ये क्या आ गया 1000, बराबर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 1000, बराबर 1000 मीटर, यही है ना। ये 1 पोजीशन और ये 3 पोजीशन, सॉरी 6 एंड 3 के बीच का हो गया। फर्स्ट टर्न के लिए कंप्लीट, मतलब थर्ड टर्न के लिए फर्स्ट जो पूछा हुआ है वो। उसके बाद आती है बारी सिक्स्थ की। फॉर सिक्स्थ टर्न, कौन सा सिक्स्थ टर्न, फॉर सिक्स्थ टर्न ये फर्स्ट के लिए, ये सिक्स्थ के लिए। सिक्स्थ टर्न मतलब यहां पर इनिशियल पोजीशन कौन सी थी, ये पहले सबसे पहले पाथ लेंथ फाइंड किया है ना तो पाथ लेंथ लिख लेते हैं। पाथ लेंथ अब बताओ कितना होगा, 500 plus 500 plus 500 500 500 500, how many times 6 times,
तो 6 इंटू 500 बराबर, तो ये क्या बन गया 3000 मीटर। ठीक है, पाथ लेंथ आ गई। तो मतलब जितने भी नंबर के टर्न के ऊपर आपको पूछा है वो नंबर ऑफ टर्न से आप उस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो, बराबर। सेवेंथ पूछा है तो 7 इंटू 500 कर दो, सेकेंड पूछा है तो 2 इंटू 500 कर दो, इस पर्टिकुलर केस के लिए। हाँ, बाकी अलग अलग होगा तो आपको उस हिसाब से लेना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल ये एक ही जगह पर है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। ठीक है, तो 6 टर्न कंप्लीट। उसके बाद बारी आती है 8th टर्न की। तो फॉर 8th टर्न, फॉर 8th टर्न, 8 टर्न दिख रहा है आपको डायग्राम के अंदर, 8th टर्न। तो आपके पास वो बन गया ये। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको लेना पड़ेगा, बराबर। 8th टर्न पर डिस्प्लेसमेंट के लिए कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, पहले सबसे पहले तो हम लोग ले लेते हैं पाथ लेंथ। पाथ लेंथ अब आपको आता ही है, क्या करना पड़ेगा 8 इंटू 500, तो आ गया 4000 मीटर, बराबर, या तो 4 किलोमीटर कुछ लिख सकते हैं आप। फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब ये सीधा डिस्टेंस 6 से लेके 8 तक का डिस्टेंस, 6 से लेके 8 तक का, बराबर, या तो इनिशियल से लेके 8 तक का। तो अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक वेक्टर है वो यहां पर है, दूसरा वेक्टर है वो यहां पर है, बराबर। इसी वेक्टर को मैं यहां पर ये जोड़ लूं तो ये बन जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, और वो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वही है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर पैरेललोग्राम थ्योरम जो है वो अप्लाई करना चाहूं तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। पैरेललोग्राम के लिए हम दोनों वेक्टर्स जो होते हैं उनकी टेल्स को इकट्ठा ड्रॉ करते हैं, बराबर। तो इसको मुझे यहां पर ड्रॉ करना चाहिए, और उनके बीच का एंगल कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री पर ही वो टर्न लेता है ना, तो 60 डिग्री है। और इनका जो रिजल्टेंट बनेगा वो मुझे फाइंड करना हुआ, तो ये डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं ऐसे लिख सकती हूं कि मेरे पास एक वेक्टर जो है वो 500 का है, दूसरा वेक्टर है वो भी 500 का है, और उनके बीच का एंगल जो है वो 60 डिग्री है, बराबर। तो रिजल्टेंट मुझे इस तरह से मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, हो गया, बराबर। तो इसके ऊपर से ये 2 टाइम्स हुआ, 2 टाइम्स 500 स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यूज cos 60 इज 1/2, तो बाई 2 एंड 2 कट हो गए, बराबर। तो ये आया 500 का स्क्वायर, ठीक है, एंड इट्स रूट। तो 2 + 1 मतलब 3, 3 टाइम्स 500 स्क्वायर, ये स्क्वायर है, इसका रूट मतलब अभी आपके पास बचा √3 इंटू 500, बराबर। तो आंसर आएगा √3 इंटू 500। आप जब करोगे तब आंसर मिल रहा है लास्ट में 0. नहीं 866, 866 मीटर। क्लियर। अब हर एक केस के लिए आप पाथ लेंथ अपॉन डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन पाथ लेंथ कर सकते हैं ना। क्या पूछा है लास्ट में, कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टोटल लेंथ कवर्ड बाय द मोटरिस्ट इन ईच केस। तो हर एक केस में आप क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन पाथ लेंथ, इतना खुद कर लोगे, बराबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A passenger arriving in a new town wishes to go from the station to a hotel located 10 km away on straight road from the station. A dishonest cabman takes him along a circuitous path 23 km long and reaches the hotel in 28 minutes. What is the average speed of the taxi and magnitude of average velocity?
आर द टू इक्वल, क्या किया, नए सिटी के अंदर जा रहा है, तो ये कोई आपको ना ये अवेयर रहने के लिए ऐसे सम के अंदर सिचुएशन डाली जाती है कि कोई नई जगह पर जाओ तो सीधा किसी के ऊपर ट्रस्ट मत कर लेना, बराबर। हर कोई डिसऑनेस्ट नहीं होगा, बट हो भी सकता है। अब तो क्या हो गया है, जीपीएस और वो सब आ गया, तो आपको सीधा ही पता चलता है ये तो इतने डिस्टेंस पे ही बता रहा है, ये भाई तू क्यों ऐसे ऐसे रास्ते पे लेके जा रहा है। वो बोलेगा नहीं आगे वो रैली चल रही है ना, तो बोलेंगे कि यहाँ पे तो मुझे रेड वो दिख नहीं रहा है इंडिकेशन, रोड क्लोज कैसा कुछ दिख नहीं रहा है, क्लोजर जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैं जो बता रहा हूँ ना वो रास्ते पे लेके जा, तो अब ऐसे ज्यादा इश्यू नहीं होता। बट फिर भी हमें जैसे ही कोई भी नए कोई बंदे के ऊपर सीधा सीधा ट्रस्ट नहीं कर देना चाहिए, ठीक है। हर कोई खराब नहीं होता, बट अपने हिसाब से थोड़ी अपनी सेफ्टी देखनी चाहिए। अब क्या किया इसने, जो 10 किलोमीटर पे थी ना होटल, उसके बदले उसको पूरी सिटी टूर करवाई, 23 किलोमीटर घुमा 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 के लेके गया, बराबर। हमें फाइंड करनी है उसकी एवरेज स्पीड, बराबर। तो स्पीड इक्वल्स टू एवरेज स्पीड, स्पीड इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम लोग स्पीड फाइंड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर पाथ लेंथ या तो डिस्टेंस, पाथ लेंथ अपॉन टाइम। पाथ लेंथ मतलब एक्चुअली जो रास्ते से गया, एक्चुअली कौन से रास्ते से गया, 23 किलोमीटर वाले रास्ते पे चले, जिसके लिए टाइम कितना लगा, 28 मिनट। तो 28 मिनट है, उसको मैं आर में कन्वर्ट कर दूं ताकि ये मुझे किलोमीटर पर आर में मिले, बराबर ना। तो 23 इंटू 60 बाई 28 करोगे तब आपको आंसर मिलेगा 49.3। इसका आंसर आएगा 49.3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अब फाइंड करनी है वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेस तो इतना ही होगा ना, चाहे वो ऐसे रास्ते से लेके जाए या फिर ऐसे रास्ते से लेके जाए या फिर ऐसे सीधा जो है वो रास्ता वहां से लेके जाए, जो शॉर्टेस्ट है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो ही हुआ ना 10 किलोमीटर, सीधा रास्ता जो है वो 10 किलोमीटर है, तो ये 10 आ गया डिस्प्लेसमेंट 10। टाइम उसके लिए कितना लगा, टाइम तो वही 28 बाय 60, तो 600 बाय 28, जिससे आपको आंसर आएगा 21.43। ये आंसर है 21.43 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। दोनों केस में एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। आर द टू इक्वल, अब आप ही बताओ इक्वल है दोनों, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग है, बराबर। एवरेज स्पीड इज नॉट इक्वल टू, या तो फिर इज ग्रेटर देन द एवरेज वेलोसिटी, इक्वल नहीं है। समझ में आ गया होगा अभी, बराबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द सीलिंग ऑफ अ long haul is 25 meter high. What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed of 40 meter per second can go without hitting the ceiling of the ball? बराबर, मीटर पर सेकेंड, विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द बॉल। देखो ये है रूम की सीलिंग और ये हुआ उसका फ्लोर। अब बॉल जो है ना उसको फेंका, बट फेंकने पर वो सीलिंग को टच नहीं करना चाहिए, बट मैक्सिमम जितना ऊपर जा सके ना उतना जाना चाहिए, मतलब कि जस्ट छू के निकल जाना चाहिए, बराबर। ट्रम्प को वो गोली छू के निकल गई ना, वैसे बराबर छू के निकल जाने चाहिए। तो बॉल है वो यहां से फेंका और यहां से ऐसे गया और फिर यहां पर, बराबर। तो जस्ट इसको इसके नीचे से ही आ जाए, बराबर। तो इसके लिए हमें इनडायरेक्टली कितनी हाइट इसने अटेन की ना वो दे दिया। इसकी हाइट मतलब सीलिंग की हाइट, सीलिंग तक उसको जाना है मतलब h दे दिया, और हमें फाइंड करना है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा।
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का नाम हम देते हैं रेंज। रेंज फाइंड करनी है, तो गिवन वैल्यू हमारे पास आ गई h इक्वल्स टू 25 मीटर, इनिशियल स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड, तो v0 या तो u इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकेंड, बराबर। अब r का जो फॉर्मूला है, r हमें फाइंड करना है, तो r के फॉर्मूला में आपको याद करवाया था h और r का फॉर्मूला, एच आर डिपार्टमेंट होता है उसके ऊपर से, h इक्वल्स टू v0 स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g, और यहां पर आएगा v0 स्क्वेयर साइन 2 थीटा बाय g, बराबर। तो अभी हमारे पास इसमें v0 और g है बट थीटा नहीं है, वो थीटा हमें यहां से मिलेगा क्योंकि हमारे पास h है, v0 है, g है, तो थीटा मिल जाएगा, बराबर। तो साइन थीटा इक्वल्स टू 2hg बाय v0, न्यूमरेटर का रूट, बराबर ना, स्क्वायर है, मैंने यहां पर भेज दिया इसको और रूट ले लिया, तो 2 इंटू 25 इंटू 9.8 उसका रूट निकालना है, डिवाइडेड बाय v0 इज 40, डिवाइडेड बाय 40, तो ये साइन थीटा की वैल्यू आएगी आपके पास 0.55, 0.5534 कुछ आई, बराबर। अब इसके ऊपर से हमें यहाँ पर पुट करना है, तो दो तरीके हैं जिसमें से अभी मैं एक तरीका ले रही हूं। देखो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, साइन 2 थीटा का मतलब होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, बराबर ना। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया। अब मेरे पास साइन थीटा की तो वैल्यू है, कॉस थीटा उसके ऊपर से क्या आप निकाल सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड इट्स रूट, बराबर। तो 1 माइनस 0.5534 होल स्क्वायर एंड इट्स रूट, तो ये आंसर कॉस थीटा का जो आएगा वो आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी 0.8329, 0.8329, v0 की वैल्यू है 40, 40 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 0.5534 इंटू 0.8329 डिवाइडेड बाय जी 9.8, तो अब r की वैल्यू आई 150.5, 150 मीटर, 150.5 मीटर, क्लियर। दूसरा तरीका कौन सा है, आप इसमें से थीटा की वैल्यू निकालो, साइन थीटा नहीं, साइन थीटा आ जाने के बाद साइन इनवर्स लेके आप थीटा निकालो, वो थीटा यहां पर सब्स्टिट्यूट करो, उसको डबल करो, अगेन नेचुरल साइन के टेबल के अंदर ये साइन की वैल्यू जो है वो पुट करो, उसके ऊपर से फाइंड करो, वही यहाँ पर पुट करो और आंसर लेके आओ। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, ये नेचुरल साइन का टेबल जो होता है वो टेबल होना चाहिए, अगर टेबल प्रोवाइडेड नहीं है तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो, बराबर। चलो समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट, अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, बराबर। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 100 मीटर, आर मैक्स। हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल, उसी बॉल के लिए मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब मैक्सिमम रेंज, तो आर का पहले तो आर का फॉर्मूला लिखते हैं, फिर उसके ऊपर से आर मैक्स का लिखते हैं, तो आर इक्वल्स टू v0 स्क्वायर, बोलो तो साइन 2 थीटा
अपॉन जी, बराबर। अब मुझे इसकी वैल्यू मैक्सिमम बनानी है तो V0 तो वही रहेगा, G भी वही रहेगा, खाली साइन की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम कर सकते हैं। तो साइन की वैल्यू कितनी होती है मैक्सिमम? 1, बराबर। तो ये वैल्यू 1 कब होगी? जब एंगल 2 थीटा की वैल्यू होगी 90। 2 थीटा इक्वल्स टू 90, तो थीटा इक्वल्स टू कितना? 45, बराबर। तो V0 स्क्वायर बाय जी, यहां पर हम लिखेंगे 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। इसकी वैल्यू हम लोग हाइट फाइंड करने के टाइम पे लिखेंगे, बराबर। V0 स्क्वायर बाय जी। अब आर मैक्स की तो वैल्यू गिवन है डायरेक्ट, 100 इक्वल्स टू V0 स्क्वायर बाय जी। अब ये यहाँ पर मैक्सिमम हाइट के ऊपर जा रहा है, तब जाके वो स्टॉप हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू 0। इनिशियल वेलोसिटी इसके पास कुछ है, तो हमारे पास फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर इक्वल्स टू 2GH, जब ये हाइट के ऊपर जाएगा, बराबर। यहाँ पर ये मुझे माइनस साइन के साथ लेना चाहिए, 2GH, ये मैं कैपिटल H लिख रही हूँ। तो V0 स्क्वायर इज 0। इनिशियल स्पीड जो है वो यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, मिल गई है। V0 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आया? 100 इंटू जी, बराबर। V0 स्क्वायर इक्वल्स टू 100 इंटू जी। हमें H फाइंड करना है, तो इसको डिनोमिनेटर में भेज दे, -2 इंटू 9.8 इक्वल्स टू H, ठीक है। तो ये भी G है, ये भी G है, जी कट हो गया, तो H इक्वल्स टू हमारे पास आया, H इक्वल्स टू 50 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जब होगा उसके अंदर देखेंगे, अभी टाइम हो गया है, ठीक है।